हेलो फैम, माही मेलो प्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ 2014। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसमें 5 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। ल्यूक, विंसेंट, मार्टी, क्रिश और उसका भाई फिलिप। ये अपने शादीशुदा जिंदगी से और अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए विंसेंट अपने ही डिजाइन किए हुए लॉफ्ट में एक अपार्टमेंट को शेयर करने की बात करता है जहाँ वो किसी के भी साथ अफेयर रख सकते हैं बिना किसी डर के। और इसलिए विंसेंट केवल 5 चाबियां बनवाता है जिससे उनके अलावा कोई और अंदर ना आ सके। पर एक दिन उस अपार्टमेंट में एक लड़की की लाश मिलती है जिसे बुरी तरह से मारा गया था और ये लोग इस मर्डर से अनजान थे। और फिर ये बात देखते देखते पुलिस तक पहुंच जाती है और एक एक करके सारे छुपे हुए राज बाहर आने लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आगे की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम विंसेंट को देखते हैं जिससे पुलिस पूछताछ कर रही होती है और सुबह की घटना फिर से बताने को बोलती है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ ल्यूक सुबह कुछ चीजें लेके अपार्टमेंट में जा रहा होता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने उसे बेड पे लड़की की लाश पड़ी मिलती है। उसका एक हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था और दूसरे हाथ की कलाई कटी हुई थी। ल्यूक ये देखते ही घबरा जाता है और विंसेंट को बुलाता है। जब विंसेंट आता है वो भी इस लाश को देख के डर सा जाता है और वो उससे पूछता है कहीं तुमने ही तो उसे नहीं मारा। ल्यूक कहता है कि मैं अभी ही आया हूँ और मैंने सारे दोस्तों को भी कॉल कर दिया पर फिलिप का कॉल नहीं लग रहा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ल्यूक से ऑफिसर पूछता है कि तुम सुबह कहाँ थे। वो बताता है कि वो क्रिश के साथ रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा था। क्रिश भी शादीशुदा है, वो उस तरह का आदमी नहीं है जो अपनी बीवी को धोखा दे। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्रिश भी लॉफ्ट में आ चुका है और ये सब देख के पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात करता है पर विंसेंट उसे रोकता है क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो उनके वाइफ को पता चल जाएगा। तभी उनका चौथा दोस्त मार्टी वहाँ आता है और लड़की की लाश देख के वो भी डर जाता है और पूछने पे वो कहता है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। विंसेंट बोलता है हम चारों का इससे कोई लेना देना नहीं है पर हम साथ में फंसे हैं तो मिलकर इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। फिर 1 साल पहले का हम फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन इस बिल्डिंग की ओपनिंग थी जहाँ विंसेंट अपने चारों दोस्तों को ऊपर एक अपार्टमेंट दिखाता है और कहता है कि यहाँ हम अपने अफेयर्स कंटिन्यू रख सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड या होटल बिल्स के। सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय क्रिस के क्योंकि वो बाकियों के जैसा नहीं होता। उसी पार्टी में एन नाम की लड़की क्रिस से मिलती है। दरअसल उसकी बहन क्रिस की पेशेंट थी। बातचीत में वो बताती है कि वो यहाँ के पॉलिटिशियन की पर्सनल असिस्टेंट है। उसके जाने के बाद क्रिश एन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट दिखाई देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पुलिस क्रिस से पूछताछ कर रही होती है और लैटिन में लिखी एक लाइन को दिखाते हैं जो उन्हें मरे हुए लड़की के बेड के पास खून से लिखा हुआ मिला था और जिसका मतलब था कि किस्मत हमें फिर से मिलाएगी। दरअसल क्रिश को लैटिन भाषा आती थी। ऑफिसर्स को लगता था कि क्रिस ने उस लड़की को मारकर उसके हाथ से वो लाइन लिखी होगी। क्रिस कहता है कि ध्यान से देखो, इसका आखिरी शब्द गलत है और मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता। फिर पुलिस उसके भाई फिलिप के बारे में उससे पूछती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है और सब फिलिप की खोज कर रहे होते हैं और तभी पीछे से फिलिप आता है और उसे देखते ही ल्यूक उसे मारने लगता है जैसे उसी ने उस लड़की को मारा हो। फिर विंसेंट उससे पूछता है कि क्या वो कल रात यहाँ पे आया था। वो बताता है कि नहीं, मैं अपने ससुर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे था। और उल्टा विंसेंट को बोलता है कि तुम सबसे पूछताछ कर रहे हो, तुम कहाँ थे? हमें कल कोई मैसेज नहीं मिला था क्योंकि जो भी लॉफ्ट में आता है वो चारों को मैसेज करके बता दिया करता है। विंसेंट कहता है कि मैं घर पे था और मैं इस चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे घर पे मेरी वाइफ और बच्चे कोई नहीं थे। फिर कहानी पीछे फ्लैशबैक में जाता है जहां फिलिप की शादी हो रही थी और उसी दिन विंसेंट सबको उस अपार्टमेंट की चाबी दे देता है पर क्रिस वो चाबी लेने से मना कर देता है। तभी उस पार्टी में क्रिश एन से मिलता है और ये लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं। एन उससे प्राइवेटली मिलने को बोलती है। फिर बहुत सोचने के बाद क्रिस विंसेंट से चाबी मांगता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ विंसेंट सबसे अपनी अपनी चाबियां दिखाने को बोलता है पर क्रिस के पास नहीं होती। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्रिस एन से अपार्टमेंट में रोज मिलने लगा था और उसे एन से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करता है क्योंकि क्रिस और उसकी वाइफ सिर्फ नाम के पति पत्नी होते हैं। लेकिन एन उसे बताती है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और मैं ये सिर्फ पैसों के लिए करती हूँ। क्रिस सुन के ये शॉक्ड हो जाता है पर फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता और वो उसे चाबी दे देता है ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उसके अलावा किसी से नहीं मिलता और ना ही कभी मिलेगा, इसलिए क्रिश के पास चाबियां नहीं होती। फिर विंसेंट उस लाश की शक्ल देखने
जाता है और देखते ही वो बहुत डर सा जाता है क्योंकि इस लड़की का नाम सेरा होता है जो कुछ दिन पहले विंसेंट, ल्यूक और मार्टी से मिली होती है। सेरा विंसेंट को पसंद करने लगती है और ये दोनों पुल में एंजॉय कर रहे होते हैं एक पार्टी में। यहाँ हम ल्यूक को देखते हैं जो इन्हें बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर एक और फ्लैशबैक हम देखते हैं जो उसी मर्डर के पिछली रात का होता है जब सेरा विंसेंट से अपने सच्चे प्यार का इजहार कर रही होती है, पर वो उसे सॉरी बोलकर उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। ल्यूक विंसेंट को ऐसे शॉक देख के समझ जाता है और बोलता है कि तुम ही कल रात यहाँ पे आए थे ना। फिर विंसेंट बताता है कि हाँ, मैंने कल रात को सेरा से यहाँ पे ब्रेकअप किया था, पर मैं जब यहाँ से गया तो वो जिंदा थी। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ ऑफिसर ल्यूक से पूछते हैं कि तुम अपने दोस्त विंसेंट से जलते हो ना क्योंकि उसे ही सारी खूबसूरत लड़कियां मिलती है, लेकिन ल्यूक इसे झूठ बताता है और अपने दोस्त के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता। कहानी फिर से लॉफ्ट की तरफ मुड़ती है जहां फिलिप अपना आपा खो रहा था और गुस्से में बेड से चाकू उठा के विंसेंट के ऊपर फेंकता है, पर विंसेंट चाकू को पकड़ लेता है और कहता है कि हमें कोई फंसा रहा है, यकीन मानो। फिर मार्टी कुछ बोलता है और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि एक रात मार्टी लॉफ्ट आया था। उस टाइम विंसेंट किसी लड़की के साथ था। मार्टी रोते हुए कहता है कि मेरी बीवी को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया और वो घर छोड़ के चली गई है, प्लीज तुम उसके पास जाओ, उसको समझाओ कि ये सब कुछ झूठ है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। विंसेंट कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा। कहानी फिर लॉफ्ट में आती है जहाँ ल्यूक एक कैमरा दिखाता है जहाँ उस रूम की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है। सब उसे बहुत मारते हैं और विंसेंट पूछता है कि क्या तुम हमेशा ये सब रिकॉर्ड करते हो। वो बोलता है कि नहीं, बस कभी कभी, कल रात तुमने बताया ही नहीं कि तुम यहाँ पे आने वाले हो, इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। विंसेंट काफी डर जाता है क्योंकि ल्यूक को पिछले सारे रिकॉर्डिंग्स के बारे में पता है कि इसने यहाँ पे क्या क्या किया है। फिर ल्यूक कहता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा हमेशा की तरह। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। इस बार सभी फंड रेजर पार्टी में होते हैं। वहाँ सब लोग अपने वाइफ के साथ होते हैं। मार्टी की वाइफ उसे अब माफ कर दी होती है और क्रिस की वाइफ उससे बहस कर रही होती है। तभी क्रिस को एन दिखती है और वो उससे मिलने जाता है और वो उसे बताती है कि मुझे तुमसे पहली बार मिलने के लिए पैसे दिए गए थे, पर उसके बाद मैं हमेशा तुमसे अपनी मर्जी से मिली। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने पैसे दिए, पर वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इधर फिलिप अपनी बहन को दूसरे लड़कों के साथ देख के उन्हें काफी मारने लगता है और ये सब देख के उसकी बहन रोते रोते विंसेंट को हक कर लेती है। फिर कहानी वापस लॉफ्ट की तरफ मुड़ती है और विंसेंट कहता है कि शायद हमारी वाइफ ने हमें फंसाया है क्योंकि उसे पता चल गया होगा, और तभी उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी ल्यूक कहता है कि ये सब हम लोगों ने किया है क्योंकि हमें सब पता चल गया था, और वो उसके कपड़े उतार कर सेरा के बगल में उसे लेटा देते हैं। और ल्यूक फिलिप से कहता है कि तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया, सेरा का नस नहीं काटना चाहिए था। विंसेंट पूछता है कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब, क्या तुमने सेरा को मारा है? ल्यूक कहता है कि नहीं, हमने सेरा को नहीं मारा, पिछली रात उसने नींद की गोली खा के सुसाइड कर लिया था और हमें उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जिस रात सेरा ने सुसाइड किया था। ये चारों लोग पहले ही लाश के पास पहुंच जाते हैं और ये सब देख के काफी डर जाते हैं और ये लोग विंसेंट को बताने जाते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर ल्यूक सबको मना कर देता है और उन सबको एक रूम में ले जाता है और पिछली सारी विंसेंट की रिकॉर्डिंग्स एक एक करके दिखाता है जिसमें विंसेंट मार्टी की वाइफ, फिलिप की बहन और एन के साथ इंटीमेट हुआ था और विंसेंट ने ही एन को क्रिस के साथ सोने के लिए पैसे दिए थे ताकि क्रिस भी उस अपार्टमेंट की चाबी ले ले। ये सब सुन के सबका खून खौल जाता है और ल्यूक कहता है कि हम विंसेंट से बदला ले सकते हैं और ये लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि सेरा के सुसाइड को मर्डर बना के विंसेंट को फंसा देंगे। इसलिए फिलिप ने विंसेंट की तरफ चाकू फेंका था ताकि उसका फिंगरप्रिंट चाकू पे आ जाए। और अब कहानी प्रेजेंट में जहाँ विंसेंट ऑफिसर से कहता है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे फंसाया जा रहा है और वैसे भी ये एक मर्डर का केस है ही नहीं, ये एक सुसाइड केस है। पर ऑफिसर बताती है कि ये एक मर्डर का केस है, रिपोर्ट में ये प्रूफ हो चुका है कि लड़की की मौत नस कटने की वजह से हुई है। और जब ये बात क्रिस को पता चलती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन सबको तो यही पता था कि ये एक सुसाइड है। फिर यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि इन सब में ल्यूक को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उसके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं था। ये सब जान के क्रिस ल्यूक के पास जाता है और ल्यूक से सब कुछ सच बताने को कहता है। ल्यूक एक सीक्रेट रिवील करता है कि सेरा ने सुसाइड किया ही नहीं था, ल्यूक ने उसे इंसुलिन के ओवरडोज से मारा था क्योंकि पहले से ही ल्यूक सेरा से प्यार करता था, लेकिन सेरा कभी ल्यूक की तरफ देखती भी नहीं थी, वो तो हमेशा विंसेंट से प्यार करती थी। और उस रात विंसेंट के
घर पे उसकी फैमिली नहीं थी, इसलिए ल्यूक को पता था कि वो सेरा से मिलने ज़रूर आएगा। उस रात विंसेंट के लॉफ्ट से जाने के बाद ल्यूक सेरा से मिलने गया और बातों बातों में उसे कुछ पिला के बेहोश कर देता है। इसके बाद इंसुलिन इंजेक्ट करके एक सुसाइड नोट लिख देता है। क्रिस ये सब सुन के उसे बताता है कि सेरा जिंदा थी, जब तक फिलिप ने उसका नस नहीं काटा था हम उसे बचा सकते थे। ये सुनकर ल्यूक भी शॉक्ड हो जाता है। क्रिस कहता है कि ल्यूक तुमने बहुत गलत किया है, अब मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। पर तभी ल्यूक चाकू निकाल के क्रिस पे हमला कर देता है, लेकिन पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और क्रिस बताता है कि मैंने पहले ही पुलिस को सब कुछ सच बता दिया था। और वो सुसाइड नोट दिखाता है जिसपे ल्यूक की हैंडराइटिंग थी और ल्यूक को सरेंडर करने को कहता है, पर ल्यूक सॉरी बोलता है और बालकनी से कूद के अपनी जान दे देता है। और फाइनली कहानी 6 महीने आगे की दिखाती है, जहाँ मार्टी और उसकी वाइफ एक दूसरे को माफ़ करके एक साथ रहने लगे हैं। क्रिस ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है और फिलिप जेल में है। तभी एन क्रिस से मिलने आती है और उसे उसकी चाबी वापस करती है और वो कहता है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि विंसेंट की वाइफ ने सिर्फ वही अपार्टमेंट उसके रहने के लिए छोड़ा है। फिर एन आगे बताती है कि मैंने वो सब काम भी छोड़ दिया है और वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। क्रिस स्माइल करता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।